किसी ने मुझसे पूछा कि ज़िंदगी क्या है, तो मैंने उसे बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हज़ारों पन्ने आपने अभी तक पढ़े नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल द गुरु जी पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पर डिस्कस करते हैं और इसी सीरीज में आज हम 19 मई 2020 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का करंट अफेयर्स जो है स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देसी और विदेशी शराब के विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, यानी अब ये क्या करेंगे, जो देसी और विदेशी जो इनके यहाँ शराब बिकती है, तो उस पर क्या है कि विशेष कोरोना शुल्क नाम का एक अतिरिक्त या टैक्स लगाकर जो है ज़्यादा मतलब कीमत बढ़ा के और उस पर बेचेंगे। किस नाम से? कोरोना शुल्क नाम से। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का लाभ मुहैया करवाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों के आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे गरीब के स्तर में कमी आएगी, यानी गरीबी का जो स्तर है वो कम होगा इससे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो, इसलिए मनरेगा का बजट जो है कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया? तो दोस्तों, ये 40,000 करोड़ रुपए जो है बढ़ाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की योजना मनरेगा के बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। इसके पहले मनरेगा का बजट 61,000 करोड़ रुपए था। अब बजट में 40,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा श्रमिकों को मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 85% खर्च केंद्र सरकार दे रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों, 400 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इन केंद्रों में देश में विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर का परीक्षण किया जाएगा। रक्षा उपकरण परीक्षण योजना DTIS का जो मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना है। बयान के मुताबिक यह योजना जो है 5 साल की अवधि के लिए है। इस दौरान निजी उद्योगों की साझेदारी से 6 से 8 नए परीक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आगे बताया कि इन योजनाओं के लिए सरकार अनुदान के रूप में 75% की राशि देगी और बाकी 25% लागत निजी उद्योगों और राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित
और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनीसुज्जमान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो दोस्तों अनीसुज्जमान जी जो हैं ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। भारत में उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर अनीसुज्जमान को साल 2018 में बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया? तो दोस्तों 145 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर जो है इनकी सहमति बनी है। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई सेवाओं का लाभ मिलेगा तथा इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। विश्व बैंक द्वारा 145 मिलियन डॉलर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है। अमेरिका की टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है? तो दोस्तों 3 साल के लिए जो है इस प्रस्ताव पे विचार किया जा रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा। दोस्तों इस प्रस्ताव को जो है टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया है। इसमें कोई भी नागरिक जो है 3 साल के लिए कुछ ऐसे लोग जो मतलब कि सेना में ड्यूटी करना चाहते हैं परंतु जीवन भर जो है वहीं पर नौकरी नहीं करना चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए जो ये टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव लाया जा रहा है, जो इस प्रस्ताव के जरिए जो है अपनी 3 साल की सर्विस वहाँ पे कर सकते हैं और उसके बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी यदि प्रस्तावित हो जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और सराहनीय कदम जो है आर्मी के द्वारा कहा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि वे अपने वेतन का जो है 30% दान करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन दान किया था और अब जो है 1 साल के लिए अपने वेतन में से 30% की कटौती का फैसला लिया है। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और इस लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का पालन करेगा। यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है।
वेतन कटौती के अतिरिक्त राष्ट्रपति के घरेलू दौरे और कार्यक्रमों में भी कटौती की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 16 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और यह दिवस विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 16 मई को यह दिवस मनाया जाता है। 16 मई 2018 को संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो दोस्तों इस योजना को 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू की गई थी और इस योजना ने इसके कार्यान्वयन के 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने अब तक 8 करोड़ रुपए से अधिक परिवारों की मदद की है और इस योजना के तहत लगभग 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन उपलब्ध कराना है। चलिए दोस्तों अगला और अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 18 मई को मनाया जाता है। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। इसे सबसे पहले साल 1983 में मनाया गया था। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को संग्रहालय और पुरातन चीज़ों की महत्ता के प्रति जागरूकता करना है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद करती है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर खत्म होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है, कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। यदि किसी को इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में हमारे नंबर दिए गए हैं तो आप उन नंबर पे जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि हम आपको PDF प्रोवाइड करवा सकें। ठीक, चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।